नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई और तीसरी आने को है तैयार। अक्टूबर तक देश में दस्तक दे सकती है तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में देश को तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इसने जमकर तबाही मचाई है। पहली की तुलना में दूसरी लहर देश के लिए ज्यादा घातक साबित हुई है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों ने भी थर्ड वेव के जल्द आने की आशंका के बीच तैयारियां तेज कर दी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के राइटर्स पोल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अक्टूबर तक भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि थर्ड वेव को पिछली लहर की तुलना में काफी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा, लेकिन महामारी कम से कम एक और साल के लिए पब्लिक हेल्थ पर खतरा बनी रहेगी। यानी कोरोना का खतरा भी कुछ और वक्त तक कायम रहेगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म, कैबिनेट मीटिंग में अनलॉक का फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों के बीच अब राहत मिलना शुरू हो गई है। धीमे धीमे लागू सख्त पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है। इसी क्रम में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी अब तक लागू पाबंदियों में अब ढील दी जाएगी। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार की तरफ से आगाह किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद अनलॉक के तहत धीरे धीरे बाजार और अन्य गतिविधियां खोली जा रही है, लेकिन अब भी किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए जिससे कोरोना का प्रसार फिर से बढ़ने लगे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। अब्दुल्ला महबूबा समेत 14 नेताओं को भेजा न्योता। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला है। केंद्रीय गृह सचिव ने 24 जून को पीएम आवास पर बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया है। जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उन्हें कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी 24 जून को भी दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। छोटी पार्टियों के अलावा मुख्यधारा की पार्टियों के अध्यक्षों और जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व CMओ को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 51 साल के हुए राहुल गांधी। सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन 19 जून को था। राहुल गांधी अब 51 साल के हो गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से बने हालात के मद्देनजर उन्होंने इस साल भी जन्म दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन ना करें। वहीं इससे जुड़ी कोई होल्डिंग, बैनर या पोस्टर ना लगाएं, बल्कि अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल आम लोगों की मदद के लिए करें। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टियों के विभिन्न संगठनों को पत्र लिखकर राहुल गांधी की इस भावना से अवगत करा दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी की यूथ विंग NSUI ने दिल्ली के रायसीना रोड में निशुल्क कोरोना जांच कैंप लगवाया है। पार्टी के विभिन्न मोर्चों और कार्यकर्ताओं की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 किलोमीटर लंबी रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन हुआ। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में 2 से अधिक बच्चों वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। सरकारी योजनाओं के लाभ से किया जा सकता है वंचित। जी हां, हम दो, हमारे 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए सुबह में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए
कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियां व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। सूबे में बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं, जबकि कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। इसी कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन होगा। खासकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर मंथन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। देश ने महान एथलीट मिल्खा सिंह को दी आखिरी विदाई। जी हां दोस्तों, देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को चंडीगढ़ में उनके पार्थिव शव का अंतिम संस्कार किया गया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया था। वे कोरोना से ठीक होने के बाद वाली बीमारी से जूझ रहे थे। कोरोना संक्रमण की वजह से 1 सप्ताह पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर की भी मौत हो गई थी, लेकिन खुद बीमार होने की वजह से मिल्खा उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। आपको बता दें दोस्तों, शनिवार शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 8 वाले घर से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने देश के इस महान हीरो को अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, मौजूदा समय में वर्किंग डेज 6 या 5 है, यानी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको हफ्ते में 6 या 5 दिन काम करना होता है। 6 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी, वहीं 5 दिन काम करने पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब हफ्ते में 3 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है, यानी हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े। दरअसल सरकार नए लेबर कोड पर काम कर रही है। नए लेबर कोड के तहत छुट्टियों के नियमों में बदलाव हो सकता है। नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। नए नियमों के अनुसार इस पर कंपनियों और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही वर्किंग आवर्स भी बढ़ेंगे। कंपनियों को लंबी शिफ्ट के साथ 4 वर्किंग डे वीक चुनने की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि काम करने की समय सीमा 48 घंटे ही रहेगी। 4 दिन वर्किंग डे वीक के लिए कंपनी को अपने कर्मचारियों को 12 घंटे तक की शिफ्ट कराने की अनुमति होगी। वहीं 5 दिन वर्किंग डेज रखते हैं तो 9 घंटे की शिफ्ट होगी, जबकि 6 दिन वर्किंग डेज में शिफ्ट 8 घंटे की होगी। यानी कुल मिलाकर सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में 75,000 मौतों की नहीं पता चली वजह, आंकड़ों से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, बिहार में साल 2021 के पहले 5 महीनों में अस्पष्टीकृत कारणों से लगभग 75,000 लोगों की मौत हो गई है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर के साथ मेल खाता है। नए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। यह राज्य की आधिकारिक महामारी से होने वाली मौतों का लगभग 10 गुना है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या राज्य कोविड की मौतों को कम करके बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जनवरी मई 2019 में लगभग 1.3 लाख मौत हुई। राज्य के नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 2.2 लाख था, जो करीब 82,500 का अंतर दिख रहा है। इसमें से आधे से ज्यादा 62% की बढ़ोतरी इस साल मई में दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बड़ी साजिश, एटीएस चला रही है ऑपरेशन रोहिंग्या। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एटीएस विधानसभा चुनाव से पहले अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अब तक 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुक्रवार को एटीएस ने 4 रोहिंग्या मुसलमानों को मेरठ के खरखोदा के अलीपुर गाँव और बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। अलीपुर गांव से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी हाफिज
शफीक ने पुलिस को बताया है कि वो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सीमा में दाखिल करवाता है और फिर उन्हें यूपी लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। फिर यही रोहिंग्या मुसलमान गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि इनको लाने के एवज में जो रुपए मिलते हैं उनको देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। केरल में ऑटो चालकों को मुफ्त में तेल दे रहा है पेट्रोल पंप मालिक। जी हां दोस्तों, यह वाकया केरल के कासरकोडा जिले का है, जहां की इन मार्चे ग्राम पंचायत में स्थित कुडुकोली पेट्रोल पंप पर ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल या डीजल मुफ्त दिया जा रहा है। 2 दिन पहले इस पेट्रोल पंप ने यह ऐलान किया था। पंप के मैनेजर सिद्दीक मधुमूले ने बताया कि पेट्रोल पंप पर आने वाले करीब 313 ऑटो चालकों को मुफ्त पेट्रोल या डीजल दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पेट्रोल पंप सिद्दीक के भाई अब्दुल्ला मधुमूले का है। अब्दुल्ला अबू धाबी में चार्टेड अकाउंटेंट है। अब्दुल्ला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते ऑटो चालक पहले से ही समस्याओं में है, ऊपर से तेल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से संकट और बढ़ गया है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने ऑटो चालकों के लिए यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। 1 जुलाई से लागू होंगे सभी नियम। जी हां दोस्तों, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 6th पे कमीशन को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। अब वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। आयोग द्वारा जो सिफारिशें की गई है उनका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब सरकार के इस फैसले से 5.4 लाख सर्विस और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने और इसे 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हो जाए सावधान, कोविड सब्सिडी के नाम पर आपको बनाया जा सकता है निशाना। फर्जी मैसेज हो रहे हैं वायरल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी के लिए अब एक नया हथकंडा अपनाया है। कोरोना फाउंडेशन से 50,000 से 1 लाख रुपए तक की फर्जी कोविड सब्सिडी का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। साइबर पीस फाउंडेशन और ऑटो बोट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड की रिसर्च विंग ने ऐसे संदिग्धों की जांच के लिए पड़ताल शुरू की है। पड़ताल में पाया गया है कि इस फाउंडेशन की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। जांच में लिंक में कई खामियां मिली है, साथ ही इसमें व्याकरण से संबंधित गलतियां भी मिली है। दरअसल साइबर पीस फाउंडेशन की रिसर्च विंग को ऐसा ही एक व्हाट्सएप संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि क्या कोविड सब्सिडी के तौर पर आप 50,000 रुपए कमाना चाहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साल में दूसरी बार सैलरी हाइक करेगी विप्रो। 80% कर्मचारियों को होगा फायदा। कोरोना महामारी की वजह से जहां तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या और उनकी सैलरी में भारी कटौती कर चुकी है, वहीं एक कंपनी ऐसी भी है जिसने अपने कर्मचारियों का हौसला बुलंद रखने के लिए साल में दूसरी बार सैलरी हाइक की घोषणा की है। यह कंपनी और कोई नहीं, IT क्षेत्र की मशहूर विप्रो कंपनी है। कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह मैनेजर से नीचे के अपने 80% कर्मचारियों की सैलरी हाइक करेगी। यह नई सैलरी हाइक इस साल 1 सितंबर से लागू होगी। कंपनी ने इन कर्मचारियों के लिए इससे पहले जनवरी में भी सैलरी हाइक की थी। कंपनी ने कहा है कि अपने बैंड 3 के कर्मचारियों के लिए मेरिट सैलरी इंक्रीज यानी वेतन बढ़ोतरी करेगी। इस बैंड में असिस्टेंट मैनेजर और उससे नीचे के कर्मचारी आते हैं। कंपनी में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 80% है। ऐसे में इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों तेजी से बढ़ रहा है मानसून। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत इन राज्यों के लिए जारी हुआ IMD का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को उत्तरी अरब सागर, गुजरात, सौराष्ट्र से होता हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। इससे शनिवार को यह दक्षिणी राजस्थान के कुछ और हिस्सों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की संभावना है। एक लंबे समय तक चलने वाले चक्रवाती परिसंचरण के अगले सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक में रहने की उम्मीद है।
इन चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ मानसून भी आगे बढ़ सकता है। उधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में बनी हुई है। झारखंड, बंगाल अगले 3 दिन और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब समेत अन्य हिस्सों में मानसून को पहुंचने में और 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के टॉप परमाणु साइंटिस्ट की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की है आशंका। जी हां दोस्तों, चीन के एक जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गुरुवार को संदिग्ध हालत में एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई है। वैज्ञानिक झांग जियान हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार यूनिवर्सिटी के बयान में पाया गया है कि पुलिस ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस की जांच में अब तक उनकी मृत्यु को लेकर अन्य कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि हार्बिन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि प्रोफेसर झांग जियान की एक इमारत से गिरने पर मौत हो गई। 17 जून 2021 को सुबह 9:34 पर उनकी मृत्यु हुई। विश्वविद्यालय कॉमरेड झांग जियान के निधन पर गहरा दुख और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। झांग की मौत के बारे में कोई अन्य आधिकारिक बयान नहीं आया है और उनका नाम शुक्रवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट की लीडरशिप लिस्ट में बना रहा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पुलिस के हत्थे चढ़ा उम्मेद पहलवान, दंगा भड़काने का है आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई डाडी कांड को मुद्दा बनाकर दंगा फैलाने की कोशिश के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान को पुलिस ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई दिनों से फरार था। गाजियाबाद पुलिस उम्मेद पहलवान को लोनी पुलिस स्टेशन ले जाएगी। थाने ले जाने से पहले उम्मेद पहलवान का मेडिकल करवाया जाएगा। उम्मेद पहलवान की लोकेशन लगातार गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में ट्रेस हो रही थी। आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उम्मेद पहलवान एक शातिर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया था और सिम निकाल दिया था, लेकिन वो अपने लोगों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बात कर रहा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी की हुई जीत, बनेंगे अगले राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खेमनेई के कट्टर समर्थक एवं कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार रईसी ने 1,78,00,000 मत हासिल किए। चुनावी दौड़ में एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हेमाती बहुत पीछे रह गए। बहरहाल खामेनेई ने रईसी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी को अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद न्यायपालिका प्रमुख ने यह बड़ी जीत हासिल की है। रईसी की उम्मीदवारी के कारण ईरान में मतदाता मतदान के प्रति उदासीन नजर आए और पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हवा महल किस शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।